सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माइना। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर की एनसीईआरटी रीडिंग। तो इसमें मैं पूरी आपकी रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की हाईलाइटेड एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी ए टू जेड आपको बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पैरा में आपसे क्या बोला गया है कि क्या आपको प्रोसेसेस रिकॉल हैं, याद हैं, जो आपने लास्ट क्लासेस में पढ़े हैं, जैसे कि डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, है ना। ये प्रोसेस क्यों ज़रूरी है? हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, इसके बिना तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, है ना। और हमने ये भी सीखा है, रिप्रोडक्शन प्लांट के बारे में भी सीखा है। तो रिप्रोडक्शन भी एसेंशियल है। क्यों एसेंशियल है? फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज के कंटिन्यूएशन के लिए ये ज़रूरी है। ओके, अब क्या है आपका, आगे देखेंगे। अगर हम रिप्रोडक्शन एसेंशियल है कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज के लिए। इमेजिन करो कि क्या होगा अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ही ना करे, है ना। तो हम रियलाइज करेंगे कि रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंश्योर करता है हमारे कंटिन्यूएशन में सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स को बनाने के लिए, है ना। जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जैसे ह्यूमन बींग्स है तो ह्यूमन बींग्स के बाद एक के बाद एक के बाद एक आएगा, है ना। उस तरीके के हमने ऑलरेडी पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में। तो अब हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन एनिमल्स में कैसे होता है, उसके बारे में पता करेंगे। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पे आते हैं। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा, कितनी तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, है ना। तो देखो, दो तरीके के आपके रिप्रोडक्शन होते हैं। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके बेसिकली क्या होता है, दो मेल और फीमेल का फ्यूजन होता है। मेल एंड फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है बेसिकली। तो उसे क्या बोला जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी इसमें क्या होते हैं, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं आपके, है ना। और जब ये दोनों मेल एंड फीमेल गैमीट मिलता है तो उससे क्या फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। आगे अगर हम देखेंगे तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या आता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपके पेयर ऑफ टेस्टिस हो गए, है ना। सिंगुलर में टेस्टिस बोलते हैं। उसके बाद दो स्पर्म डक्ट आ गई, एक पेनिस आ गई, है ना। ये क्या आता है आपका, तीनों ये हैं आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब जो टेस्टिस है, टेस्टिस का काम क्या होता है, वो प्रोड्यूस करता है मेल गैमीट को, है ना। और मेल गैमीट को क्या बोलते हैं, हम स्पर्म्स बोलते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि मेल गैमीट्स को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे उनका नाम होता है स्पर्म्स। और कौन प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस प्रोड्यूस करती है। तो ये याद रखना आपको। नेक्स्ट है मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस। यानी मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस करता है कौन, टेस्टिस प्रोड्यूस करता है ना। इसके बाद क्या है, स्पर्म जो बनाता है, देखो स्पर्म की पिक्चर ये आपको दे रखी है। ये है आपका ह्यूमन स्पर्म, ठीक है। ह्यूमन स्पर्म में बेसिकली देखो बहुत ही छोटा होता है साइज में एक स्पर्म। उसके तीन पार्ट्स होते हैं, हेड, मिडिल पीस एंड टेल। ये तीन पार्ट होते हैं, आपको बस इतना याद रखना है। फर्दर आगे क्लास में आप सीखेंगे कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अब देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने तीन पढ़े, है ना। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमारे तीन तरह के, एक स्पर्म डक्ट, एक पेनिस और एक टेस्टिस। अब मैंने आपको क्या रोल बताया, टेस्टिस तो बेसिकली क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे आपके स्पर्म प्रोड्यूस होंगे। और जब स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, जो मेल गैमेट है वो कैसे जाएंगे, उनका रास्ता होगा ट्रांसपोर्ट। अब कहीं तो जाएगा ना। अब देखो जैसे खाना बना तो आप किचन से उठ के अपने डाइनिंग टेबल पे आए, तो वो बेसिकली एक रास्ता। तो उस तरीके से यहाँ पे क्या है, स्पर्म प्रोड्यूस हुए, उसके बाद किससे जा रहे हैं, स्पर्म डक्ट से होते हुए जा रहे हैं। स्पर्म डक्ट से होते हुए जा रहे हैं। तो ये स्पर्म डक्ट बेसिकली एक तरह का पाइप है, जैसे पानी का पाइप हुआ उस तरीके से, जैसे पानी आता है कि नलों में पानी आता है ना, तो पानी का एक पाइप होता है। तो इस तरीके से स्पर्म के जाने के रास्ते को क्या कहते हैं, स्पर्म डक्ट कहते हैं, है ना। इतनी चीज क्लियर है। अब जो स्पर्म डक्ट है, ये जो स्पर्म लेके जाएगा, स्पर्म लेके जाके कहाँ जाता है, पेनिस में जाता है लास्ट, ठीक है। ये तीन तरह के आपके ऑर्गन हो गए जो कि मेल रिप्रोडक्टिव में सिस्टम में आते हैं। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि टेल का क्या काम होता है, टेल क्या सर्व करता है, क्या काम होता है टेल का स्पर्म में, है ना। तो वो काम क्या होता है, मूवमेंट के लिए, फास्ट मूवमेंट के लिए आपका स्पर्म में टेल का काम होता है, वो मोटिलिटी को सर्व करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हमें पता चल गया है ना, 3 पार्ट्स। ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी 3 पार्ट्स होते हैं। वहाँ पे पेयर ऑफ टेस्टिस था, यहाँ पे क्या है, पेयर ऑफ ओवरीज, जो कि क्या बनाता है, फीमेल गैमेट्स बनाते हैं। उसके बाद आता है ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, जो रास्ता मैंने बताया ना, उसका क्या था, स्पर्म जाने का रास्ता क्या था, स्पर्म डक्ट। और ओवरीज, जो ओवरीज प्रोड्यूस कर रही है ओवा यानी एग, फीमेल गैमेट, उसके जाने का रास्ता क्या है, ओविडक्ट है आपका, फैलोपियन ट्यूब है। एंड लास्टली कहाँ जा रहा है, यूट्रस में जा रहा है। ठीक है, तो ओवरी बेसिकली देखो डायग्राम में देख लो, ओवरी बेसिकली क्या काम करती है, ओवरी का काम होता है फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करना, जिसे हम क्या कहते हैं, ओवा या फिर एग। वो कहाँ जाता है, इस ओविडक्ट में। ये देखो, जैसे ये ओविडक्ट है ना, यहाँ पे देखिए ये ओविडक्ट शो हो रखी है, ये है ओविडक्ट। यहाँ पे आपका बेसिकली क्या होता है, इस जगह फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का। ओविडक्ट का बेसिकली यही काम है, यहाँ पे क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस। और लास्ट में जो डेवलपमेंट होता है बेबी का, वो कहाँ होता है, यूट्रस। यहाँ इस वाले एरिया में आपका डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस। हम नीचे भी देख लेते हैं, लाइन पढ़ लेते हैं। फीमेल गैमेट जो मैंने आपको बताया क्या होती है, ओवा, है ना। और क्या है आपका, ओवा एक्स। ठीक है, इसके बाद मैच्योर एग रिलीज होते हैं हर उसमें ओविडक्ट में रिलीज होते हैं। ओविडक्ट यानी बेसिकली क्या है आपका, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब को क्या कहते हैं, ओविडक्ट। दोनों नाम पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। तो ह्यूमन बींग्स में फीमेल में बेसिकली, तो जो सिंगल मैच्योर्ड एग है, जो एग जो निकलता है, फीमेल गैमेट जो निकलता है, वो ओविडक्ट में रिलीज होता है। ठीक है, हर एक ओवरी से हर एक महीने में एक एक एग रिलीज होता है। ठीक है, अब क्या है, लास्ट पार्ट मैंने क्या बताया था, यूट्रस। यूट्रस ऐसा पार्ट है जहाँ डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस, है ना, जहाँ बच्चे का डेवलपमेंट होता है। और जो एग है ना, जैसे स्पर्म आपका सिंगल सेल होता है, ऐसे ही आपका एग, फीमेल गैमेट भी सिंगल सेल होता है। इसका डायग्राम है ह्यूमन ओवम का। देखो ये है आपकी पूरी ओवम, बड़ी साइज में होती है, स्पर्म छोटे छोटे साइजेस में होते हैं, लेकिन काफी सारे होते हैं। एग एक लौता एक ही निकलता है, एक ही फीमेल गैमेट होता है, हर एक महीने में सिर्फ एक। और स्पर्म्स होते हैं आपके, मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं, वो बहुत ज्यादा नंबर में होता है। तो ह्यूमन ओवम का साइज भी बड़ा होता है। देखो ये है आपका न्यूक्लियस, जो कि ह्यूमन ओवम का है। अब देखो इसमें बेसिकली यही आपको पॉइंटर याद रखना है कि एग तो क्या नाम है, ह्यूमंस में तो लाइक छोटे होते हैं, जो फीमेल में है तो वो तो छोटे होते हैं, मतलब लाइक स्पर्म से तो बड़ा साइज होता है ओवम का। बट क्या नाम है, सबसे बड़ा एग क्या है, ऑस्ट्रिच एग है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट हो गया, अब देखो हमने फीमेल गैमेट बना लिया, हमारा मेल गैमेट बन गया। किसने प्रोड्यूस करा फीमेल गैमेट, आपका पेयर ऑफ ओवरी। और किसने प्रोड्यूस करा स्पर्म, मेल गैमेट। किसने प्रोड्यूस करा, टेस्टिस ने प्रोड्यूस करा। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाता है, अब दोनों का आएगा फ्यूजन, मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन से क्या होगा, अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसी प्रोसेस को, जो फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एन ओवम, when sperms come in contact with an egg, one of the sperms may fuse with the egg. Such fusion of the egg and the sperm is called fertilization। यानी जैसे आपका स्पर्म एक एग के कांटेक्ट में आएगा, यानी मेल गैमेट फीमेल गैमेट के कांटेक्ट में आएगी, तो एक जो स्पर्म है वो एग के साथ फ्यूज कर जाएगा, क्योंकि स्पर्म बहुत सारे आते हैं, एक एग एक ही होता है। तो बहुत सारे स्पर्म compete करते हैं बेसिकली, और जो सबसे पहले पहुंच जाता है उससे वो एग फ्यूज हो जाता है। और फ्यूजन को ही, इसी फ्यूजन को ही, एग और स्पर्म के फ्यूजन को ही हम क्या नाम देते हैं, फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के दौरान अगर आप देखो, जो न्यूक्लियाई है स्पर्म का, है ना, और एग का, जो न्यूक्लिया है बेसिकली, न्यूक्लिया याद रखना, न्यूक्लिया है स्पर्म और एग का, वो फ्यूज करता है और सिंगल न्यूक्लियस फॉर्म कर देता है। क्या करता है, सिंगल न्यूक्लियस फॉर्म कर देता है। अब ये क्या रिजल्ट करता है, इससे क्या बनता है आपका, जब फीमेल गैमेट मेल गैमेट मिलते हैं, तो दोनों मिला के क्या बना देते हैं, जाइगोट बना देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, ये आपका डायग्राम से भी आप देख सकते हो इधर, फर्टिलाइजेशन का देखो, ये है आपका पूरा एग, है ना, ये पूरा ओवम, बेसिकली ये पूरा ओवम, है ना। ओवम से ये है आपके स्पर्म्स, देखो स्पर्म्स कितने सारे आ रहे हैं, 1 2 3, ये बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे। और जो पहले इस लाइन में क्रॉस कर जाता है, जो पहले मीट कर जाता है, उसके बाद ना एक शील टाइप बन जाती है, जिससे बाकी के स्पर्म्स नहीं आते हैं, सिर्फ एक ही स्पर्म से एक ही एग का फ्यूजन हो सकता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे।
और देखो ये जाइगोट बना है, जाइगोट में क्या है, एक आपका फीमेल वाला एक आपका मेल वाला, दोनों के न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं तो फ्यूजिंग न्यूक्लियाई दिखा रहा है और एक सिंगल न्यूक्लियस फॉर्म कर देते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट कह देते हैं। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, मीटिंग ऑफ एग सेल फ्रॉम दी मदर, और स्पर्म सेल कहाँ से मिलेगा, फादर से मिलेगा, और नया इंडिविजुअल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिट करेगा, दोनों के होंगे, मम्मी के भी होंगे पापा के भी होंगे, है ना। कुछ कुछ कैरेक्टर्स आपके क्या नाम है अपनी मम्मी से आए होते हैं, जैसे आंखें आपकी मम्मी जैसी हुई या बाल आपके पापा जैसे हुए, तो ये भी दोनों से इनहेरिट हो गए कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब इसमें भी दो तरह के लाइक फर्टिलाइजेशन में एक इंटरनल होता है एक एक्सटर्नल होता है। देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल यानी अंदर, है ना, नाम से पता चल रहा है फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो फर्टिलाइजेशन जो कि फीमेल बॉडी के इनसाइड होता है उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जैसे कि हमारे ह्यूमंस में होता है, काउस, डॉग्स, हेंस, इन सब में फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबीज। टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या है, देखो भूजू और पहेली की टीचर ने उनसे क्या पूछा क्लास में कि कुछ ना वुमेन के ओविडक्ट ना ब्लॉक हो जाते हैं तो वो ना बेबीज को बेयर नहीं कर सकते, उनके बेबीज नहीं हो सकते, और क्योंकि स्पर्म्स कहाँ नहीं पहुंच पाते, एग तक। अब जब स्पर्म ही एग तक नहीं पहुंच पाएंगे तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। तो उस केसेस में डॉक्टर्स क्या करते हैं ना, फ्रेशली रिलीज एग और जो स्पर्म्स को लेते हैं, कलेक्ट करते हैं, फिर एक साथ उन्हें कहाँ रखते हैं, कुछ घंटे तक एक साथ रखते हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आईवीएफ कहते हैं, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के आउटसाइड हो रहा है, आउटसाइड दी बॉडी यानी बॉडी के बाहर हो रहा है। इस केस में फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट फिर डेवलप करता है। जो जाइगोट दोनों को साथ रखोगे तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा ना, और फिर एक वीक तक डेवलप होने देते हैं। फिर उसके बाद मदर का जो यूट्रस है, यूट्रस में क्या होता है जल्दी बताओ, यूट्रस में होता है डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, है ना, और कंप्लीट डेवलपमेंट आपका यूट्रस में हो जाता है, फिर बेबी जो है वो बॉर्न हो जाता है ना। और इस वाली टेक्निक को क्या बोलते हैं हम, टेस्ट ट्यूब बेबीज भी बोला जाता है। ये टर्म थोड़ी मिसलीडिंग भी बोली जाती है इसलिए क्योंकि बेबीज आपके टेस्ट ट्यूब में ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन तब भी बोला जाता है ना। अब देखो नेक्स्ट वाले पार्ट पे देखते हैं। देखो यहाँ पे पढ़ते हैं, ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग्स एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड्स, यानी रेनी सीजन में, स्प्रिंग सीजन में फ्रॉग और जो टोड्स वगैरह हैं वो कहाँ जाते हैं, पॉन्ड्स में जाते हैं, और या फिर स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स वगैरह होती है ना, वहाँ जाते हैं। और जब ये मेल और जो फीमेल एक साथ आते हैं पानी में तो क्या होता है, जो फीमेल है वो 100 ऑफ एक्स लेकर देती है, कितने 100, तो 100 एक्स आपके क्या कर देती है, रिलीज कर देती है ना। इसमें क्या होता है, अनलाइक हेन्स एग, यानी हेन के जो अंडे हैं उसको छोड़ के, लाइक जो फ्रॉग का एग है ना, मतलब जैसे हेन का एग होता है ना वो तो कवर्ड होता है, लेकिन फ्रॉग का एग कवर्ड नहीं होता किसी भी शेल से, तो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा डेलिकेट यानी बहुत ज़्यादा मुलायम होता है, और एक लेयर ऑफ जेली है ना वो एग को होल्ड करके रखती है, और क्या प्रोवाइड करती है, बेसिकली काम क्या है, काम है प्रोटेक्शन का काम है, एग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये जो लेयर ऑफ जेली अराउंड होती है ना फ्रॉग के एग के, वो आपका बेसिकली क्या काम करती है, जिससे कि आपका जो एग है वो प्रोटेक्टेड रहे, जैसे ये दिख रहा है आपको बाहर, ये देखो ये सारी, ये क्या प्रोटेक्शन है, जेली लाइक है, तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है एग्स ऑफ द फ्रॉग। अब देखते हैं आगे, जैसे ही एग्स ले हो जाते हैं, जैसे हंड्रेड्स ऑफ एग फीमेल ले कर देती है तो जो मेल है उन पे अपने स्पर्म डिपॉजिट कर देता है। अब जो स्पर्म है वो रैंडमली स्विम करते हैं, तैरते हैं पानी में, है ना, अपनी लंबी टेल की वजह से, है ना, फास्ट मूवमेंट टेल की वजह से होता है, तो टेल का काम मूवमेंट का है बेसिकली। तो जब स्पर्म्स आपके एग्स के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है बेसिकली, है ना, वही तो चीज़ है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन को, जिसमें आपका मेल और फीमेल गैमीट आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल फर्टिलाइजेशन कराता है, तो उसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब तो बाहर होता है, तो यानी फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाई डू फिश एंड फ्रॉग्स ले एग्स इन हंड्रेड्स वेयर एज hen lays only one egg at a time, है ना, ऐसा क्यों होता है।
है ना, कि फिश और फ्रॉग्स तो बहुत सारे अंडे देते हैं, है ना, हजारों क्या नाम है, सौयों में अंडे देते हैं, हंड्रेड्स ऑफ एग्स देते हैं, लेकिन जो हैन है सिर्फ एक टाइम पे एक अंडा क्यों देती है? देखो इस वजह से, इसका आंसर आपको यहाँ पे भी दे रखा है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। देखो जो एनिमल्स आपके 100 ऑफ एग्स रिलीज करते हैं, है ना, और मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि जरूरी तो नहीं कि सारे एग्स फर्टिलाइज हो जाए, है ना, और नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाए, जरूरी नहीं ना कि दोनों मीट कर जाए सेम टाइम पे, है ना। हो सकता है जो, देखो एग्स है, स्पर्म है, वो वाटर मूवमेंट से एक्सपोज है, यानी पानी के मूवमेंट से एक्सपोज है ना। हवा चल रही है, रेनफॉल हो रहा है, पानी का मूवमेंट है, कभी इधर धारा जा रही है, कभी उधर धारा जा रही है ना, क्या पता वो अंडे किसी और डायरेक्शन में चले जाएं, स्पर्म किसी और डायरेक्शन में चले जाएं, तो क्या फ्यूजन होगा, क्या फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से कि कई सारे आपके एग्स और स्पर्म रिलीज करते हैं, जिससे कि एक इंश्योरिटी तो हो कि कुछ तो हो, चाहे 100 में से 50 ही हो, लेकिन कम से कम हो तो सही। ऐसा तो नहीं कि कुछ भी फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा है, हो तो रहा है ना। और साथ ही साथ देखो कुछ और आपके वो भी होते हैं, एनिमल्स वगैरह भी होते हैं पॉन्ड में, जो कि इन एग्स को खा जाते हैं, है ना। तो इसलिए ये जरूरी है टू इंश्योर फर्टिलाइजेशन, कि कम से कम कुछ का तो फर्टिलाइजेशन हो, इस वजह से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आई होप इतना क्लियर होता जा रहा है सबको। अब आते हैं, अब हमारा आ गया है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब देखो जाइगोट भी बन गया, है ना, मेल गैमीट फीमेल गैमीट बन गए, उसके बाद जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद अब क्या आया, एम्ब्रियो आ गया, है ना। अब फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, है ना। अब जाइगोट किस में डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे करके एम्ब्रियो में डेवलप हो गया। अब जब जाइगोट रिपीटेडली आपका डिवाइड करता है ना, जाइगोट एक बॉल ऑफ सेल्स होती है ना, उससे फिर चार, दो हो गई, फिर आपकी चार हो गई, फिर आपकी 6 हो गई। इस तरीके से जब डिवाइड करता जाता है तो आपका बेसिकली क्या होता है, गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स, यानी सेल्स बॉल, जो सेल्स है उसकी बॉल को राइज देता है, यानी क्या नाम है, बॉल ऑफ सेल की बॉल ही तो है बेसिकली। बॉल ऑफ सेल्स को जब रिपीटेडली, यानी 2 फिर 4 फिर 6 फिर 7 8 10 ऐसे जब आपका जाइगोट डिवाइड करता जाता है, तो जो ग्रुप बनता है, बॉल ऑफ सेल्स जो बनती है, ग्रुप ऑफ सेल्स जो बनता है, वो आपके डिफरेंट टिश्यूज, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी को बनाता है, डेवलप करता है, और इसी डेवलपिंग स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, एम्ब्रियो बोलते हो। एम्ब्रियो कहाँ एम्बेड होता है, आपके वॉल ऑफ यूट्रस में एम्बेड होता है फर्दर डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि देखो फाइनली आपका यूट्रस ही तो है जिसमें फर्दर डेवलपमेंट हो रहा है, तो एम्ब्रियो कहाँ जाके चिपक जाएगा, यूट्रस की वॉल से चिपक जाएगा। आई होप इतना क्लियर है, आगे डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा। देखते हैं, ये देखो, अब आपका क्या है, ये बेसिकली फेलोपियन ट्यूब है आपका, ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब कुछ भी कहो। अब इसमें जो ओवरी है, ओवरी बेसिकली क्या करती जाती है, डिवाइड करती जाती है, क्या करती जाती है, डिवाइड करती जाती है, धीरे 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 डिवाइड करी। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आया, स्पर्म आया, स्पर्म आने के बाद क्या बना, यहाँ पे जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद देखो धीरे धीरे ये बॉल ऑफ सेल्स में देखो एक थी, फिर दो बन गई, फिर चार बन गई, फिर 6 बन गई, फिर 8 10 12 ऐसे करके बन गई। और जैसे ही जब ये एम्ब्रियो बन जाता है तो वो किस पे जाके स्टिक कर जाता है, यूट्रस की वॉल में जाके, ये वॉल है यूट्रस की, तो ये ध्यान रखना है आपको, वॉल ऑफ यूट्रस पे जाके क्या कर देता है, एम्बेड कर देता है। देखो एम्बेडिंग एम्ब्रियो लिखा है यहाँ पे, तो क्या करा, ये एम्ब्रियो जाके चिपक गया, कहाँ पे चिपक गया, यूट्रस की वॉल से चिपक गया, जिससे कि फर्दर डेवलपमेंट हो सके। फिर एम्ब्रियो भी कंटिन्यू करता है डेवलप करना यूट्रस में, और फिर ना आपके ये कई सारे बॉडी पार्ट्स बनाना चालू कर देता है बच्चे के जैसे, है ना। धीरे धीरे क्या बनेंगे, हैंड्स बनेंगे, लेग्स बनेंगे, हेड बनेंगी बेबी की, आईज बनेंगी, ईयर्स बनेंगे, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स फिर धीरे धीरे करके बनने लगेंगे। अब ऐसी स्टेज एम्ब्रियो की जिसमें सारे बॉडी पार्ट्स बेबी के आइडेंटिफाई हो सके, एम्ब्रियो के आइडेंटिफाई, अभी बेबी नहीं बोलेंगे, अभी उसे एम्ब्रियो ही बोलेंगे, वो आइडेंटिफाई हो सके, तो उसे क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। ये है फीटस। ओके, अब डेवलपमेंट ऑफ फीटस जब कंप्लीट हो जाएगा तो मदर किसको, बेबी को जन्म दे देगी, गिव बर्थ टू द बेबी।
देखो ये रहा यूट्रस में छोटा सा बेबी, है ना। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या आ जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में एक क्वेश्चन आ जाता है आपसे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन हेंस में भी होता है ना। इनसाइड दी फीमेल बॉडी आपका फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन हेंस आपके बेबीज ह्यूमन बीइंग की तरह, काउस की तरह क्यों नहीं देते, है ना। तो हम पता लगाते हैं। देखो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है ना, जो जाइगोट है वो डिवाइड करता है रिपीटेडली और ट्रैवल करता है ओविडक्ट में, जो हमने अभी सीखा। और जैसे वो ट्रैवल डाउन करता है तो बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं उसके अराउंड। अब जो हार्ड शेल आपने देखा होगा हेन के एग से, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है। अब जब ये हार्ड शेल फॉर्म हो जाती है डेवलपिंग एम्ब्रियो के अराउंड, तो हेन फाइनली क्या कर देती है, अंडे ले कर देती है। अब एम्ब्रियो क्या करता है, 3 हफ्ते लगाता है आपके इस चिक को फॉर्म करने में, डेवलप करने में। तो हमने देखा होगा कि जो हैन है वो अपने अंडों पे बैठी रहती है, क्यों, क्योंकि सफिशिएंट वार्मथ प्रोवाइड करना होता है ना। अगर सफिशिएंट गर्माहट नहीं दी जाएगी तो वो नहीं आपका चल पाएगा, डेवलप हो पाएगा। जब चिक कंप्लीटली डेवलप हो जाता है तो वो एक ओपन शेल में बस्ट हो जाता है, फट जाता है। अब ये एनिमल्स, इन एनिमल्स जो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अंडरगो करते हैं, तो जो डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो वो फीमेल बॉडी के बाहर होता है, और जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो फिर कंटिन्यू करता है आपका एग कवरिंग में ही ग्रो करना। और जब एम्ब्रियो डेवलप कर जाता है तो एग क्या कर देता है, हैच कर जाता है या फूट जाता है, टूट जाता है, उससे फिर क्या आ जाते हैं, छोटा सा चिक बाहर निकल के आ जाता है। तो हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे न्यूमरस टेडपोल्स स्विम करते हैं पॉन्ड्स और स्ट्रीम्स में। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है इस पैरा से। अब नेक्स्ट आता है हमारा वीवीपेरस एंड ओवीपेरस एनिमल्स। तो हमें पता है वीवीपेरस कैसे एनिमल्स होते हैं, जो कि यंग वंस को बर्थ देते हैं, और ओवीपेरस जो कि अंडे ले करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं यंग वन टू अडल्ट। अब ना क्या होता है, जब नया इंडिविजुअल बॉर्न होता है, ये हैच होता है एग से, तो वो कंटिन्यू करता है ग्रो करना एडल्ट तक। हम भी तो, हमारी हाइट भी तो कब तक बढ़ती है, जब तक हम एडल्ट नहीं हो जाते तब तक बढ़ती है। एक सर्टेन एज के बाद हाइट बढ़ती है, नहीं बढ़ती, ऐसी ग्रोथ होती है, नहीं होती। ऐसी एनिमल्स वगैरह हैं, उनकी भी सर्टेन एज तक ही, एक्सटेंड तक ही वो ग्रोथ होगी, है ना। तो ऐसे ही हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे, फ्रॉग की बात करेंगे। बेसिकली देखो एग है, एग से टेडपोल या लार्वा बना, देन अडल्ट, है ना। और टेडपोल एडल्ट से बहुत अलग दिखता है, सेम नहीं दिखता। तो देखो टेडपोल ट्रांसफॉर्म होता है अडल्ट में, जो कि कैपेबल है जंपिंग और स्विमिंग में। अब जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है लार्वा का एडल्ट में कन्वर्ट होना, और ड्रास्टिक चेंज होता है, ये एकदम से आता है, बिल्कुल सडन चेंज होता है, तो उसे क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली जिसमें सिंगल आपके पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। देखो यहाँ पे लाइफ साइकिल है फ्रॉग की, आप ये देख सकते हो। पहले तो अंडे है, अंडे के बाद क्या है यहाँ पे, अर्ली टेडपोल, फिर लेट टेडपोल और एडल्ट फ्रॉग। देखो कितना जमीन आसमान का फर्क है, लेट टेडपोल जो ये टेडपोल है और ये एडल्ट फ्रॉग में कितना फर्क है ना। तो इसी ड्रास्टिक चेंज को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अब हम आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है इसमें। अब देखो इसके भी टाइप्स हैं आपके। पहला बडिंग वाला, बडिंग में क्या होता है, हाइड्रा में ना को बहुत सारे बल्जेस होते हैं, एक या एक से ज़्यादा बल्जेस होते हैं। तो इन बल्जेस में डेवलपिंग, इस बल्जेस में क्या होता है, नए इंडिविजुअल डेवलप करते हैं, और उन्हें क्या कहा जाता है, बर्ड्स कहा जाता है। ये आउटग्रोथ से ही आपके पैदा होते हैं बेसिकली। देखो ये जो बनी हुई ना, इस बर्ड से बन गया, ये बर्ड है, ये बर्ड ना डेवलप हो रही है, फिर इसी से आपका न्यू हाइड्रा बन जाएगा, न्यू हाइड्रा फॉर्म हो जाएगा, न्यू। तो ये क्या हो गया, एक ही सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, तो एक ही सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होने की वजह से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, और इंडिविजुअल बर्ड से ही डेवलप हो रहा है हाइड्रा के। तो इस वाले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, बर्डिंग कहते हैं। दूसरा हमारा एग्जाम्पल आ जाता है अमीबा का। अमीबा का भी देख लेते हैं एक बार एग्जाम्पल। अमीबा में क्या होता है ना, बेसिकली देखो ये आपका अमीबा है, ये आपका अमीबा है। इसमें क्या होता है, डिवाइडिंग। देखो ये एक अमीबा बना हुआ है आपका, इसमें क्या है, एक न्यूक्लियस है। एक न्यूक्लियस से आपका किस में डिवाइड हो रहा है, ये न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो रहा है। और जैसे ये न्यूक्लियस दो में डिवाइड होता है तो बॉडी भी लाइक जो डिवीजन हो जाता है बॉडी का, वो भी 2 पार्ट्स में हो जाता है। देखो एक पार्ट ये बनता जा रहा है, एक पार्ट ये बनता जा रहा है, और दोनों के अलग अलग न्यूक्लियस हो जाते हैं। और ऐसे ही दोनों जब सेपरेट हो जाते हैं तो वो कहलाई जाती हैं 2 डॉटर अमीबे।
तो देखो इसमें लिखा डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इन 2 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई में डिवीजन हो गया और फिर बॉडी का भी डिवीजन हो जाता है ना, और हर एक पार्ट के पास एक एक न्यूक्लियस आ जाता है। और इस वाले टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहा जाता है बाइनरी फिजन। बाइनरी मतलब 2 होता है ना, फिजन यानी टूटना, तो यानी 2 में टूटना। लास्ट पार्ट आ जाता है, स्टोरी आ जाती है डॉली की, जो कि एक क्लोन है। अब क्लोनिंग क्या होता है? क्लोनिंग प्रोडक्शन होता है आपके सेल की एग्जैक्ट कॉपी का या किसी भी लिविंग पार्ट की एग्जैक्ट कॉपी का। कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स बनते हैं इससे। देखो क्लोनिंग ऑफ एनिमल सक्सेसफुली परफॉर्म पहली बार किसने करा था? एन विल्मट ने और इनकी कलीग्स ने, जो कि रोजलिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग में काम करते थे, स्कॉटलैंड में। उन्होंने एक शीप को क्लोन करा जिसका नाम डॉली है। अब डॉली कब पैदा हुई? 5 जून 1996, और पहली मैमल थी जो कि क्लोन हुई थी। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये है फिन डॉर्सेट शिप, ये स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव, और ये है डॉली जो कि क्लोन हुई थी। तो इस प्रोसेस में जब डॉली को क्लोन कर रहे थे तो एक सेल आपका मेमोरी ग्लैंड फीमेल फिन डॉर्सेट शिप से कलेक्ट करा था, फिर एक एग आपका स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव से करा था। अब इनके क्या करें? न्यूक्लियस रिमूव कर दिए एग से। फिर उसके बाद क्या करा? मेमोरी ग्लैंड सेल के न्यूक्लियस रिमूव कर दिए फिन डॉर्सेट शिप से, शीप से। इससे आपके न्यूक्लियस से क्या नाम है वो कर दिया, न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस था मेमोरी ग्लैंड सेल का फिन डॉर्सेट शिप का, उसे इंसर्ट कर दिया आपके किसके? स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव में। उसके अंडे में न्यूक्लियस फिट कर दिया फिन डॉर्सेट शीप का। अब जो न्यूक्लियस रिमूव हुआ है, इसके बाद क्या है? जो एग जो प्रोड्यूस हुआ, जब इम्प्लांटेशन वगैरह हुआ, इंसर्ट वगैरह जो भी चीज़ हुई, इम्प्लांटेशन हुआ, तो स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव में जो हुआ, तो डेवलपमेंट हुआ एग का, नॉर्मली हुआ, डॉली पैदा हो गई। अब जो डॉली है उसको बर्थ किसने दिया? स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव ने बर्थ दिया, ये शीप ने। लेकिन ये आइडेंटिकल किसके निकली? फिन डॉर्सेट शिप के। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियस था उससे बाहर निकाल दिया था, है ना। अब जो न्यूक्लियस था आपके स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव का, वो तो रिमूव कर दिया था, उसके अंडे से तो रिमूव कर दिया था। तो जो डॉली है उसने स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव, ये जो सेकंड वाली है ना, सेकंड वाले का कोई भी कैरेक्टर शो नहीं करा, क्योंकि इसकी कोई भी आपकी वो नहीं दिखा रखी थी। इसका न्यूक्लियस से रिमूव कर दिया था, सेल का न्यूक्लियस रिमूव कर दिया था, तो इस सेल का न्यूक्लियस रिमूव कर दिया तो इसकी तो कैरेक्टर्स आते नहीं। किसके कैरेक्टर्स आए? फिन डॉर्सेट शीप के कैरेक्टर्स आए। ओके। अब डॉली ने कोई कैरेक्टर नहीं दिखाया इसका, लेकिन क्या है, उसके नॉर्मल तरीके से तो नहीं हुई थी, तो 14 फेब 2003 में इसकी डेथ हो गई क्योंकि इसे लंग डिसीज हो गई। अब देखो काफ़ी क्लोन एनिमल्स और भी बनाए गए, लेकिन उन्हें क्या हो गया? सेवियर एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से वो उनकी डेथ हो गई। आई होप सो आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया हो, कोई भी डाउट ना रहा हो। एंड इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड if you like this video, like this lecture, do like the video and share with your friends. Thank you so much for watching.